ठीक है जी, हिस्टैरिसीस मोटर के बारे में अब किसी भी बच्चे को कोई डाउट नहीं होगा आई होप। तो आगे बढ़ते हैं, हिस्टैरिसीस मोटर पढ़ ली। नेक्स्ट यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जो तुम्हारे लिए लेके आया हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, सारा का सारा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा विद इन 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड तो नहीं बोलूंगा, 10 मिनट बोलूंगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन दिया है कि सिंगल फेज मोटर जो होती है वो सेल्फ स्टार्ट क्यों नहीं होती। ठीक है, या एकल फेज मोटर कैसे स्टार्ट होती है। तो पूरी की पूरी चीजें पढ़ लेना बच्चों, कि जो सिंगल फेज मोटर होती है वो स्वचालित इसलिए नहीं होती क्योंकि केवल एक फेज होने के कारण घूमने वाला चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता। ये चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं, तुम लोग सिर्फ एक बार वीडियो देखो, नोट मत करना। ठीक है, अतः एकल फेज मोटर स्वचालित नहीं होती है, इसमें कोई ना कोई ऐसी युक्ति अपनानी पड़ती है जिससे वह समय स्टार्ट हो जाए। जैसे कि एक फेज को दो भागों में बांट देना, जिसको हम लोगों ने क्या बोला है, स्प्लिट फेज मेथड। ठीक है, जिसको हम लोगों ने क्या बोला है, स्प्लिट फेज मेथड बोला। ठीक है, सिर्फ चीजें समझ लो। ठीक है, सारा का सारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, सारा का सारा चैप्टर ही तुम्हारा फिनिश हो जाएगा, याद हो जाएगा तुम्हें। चलिए दूसरा देखते हैं, क्या स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग पूर्ण स्पीड पर यानी फुल स्पीड पर भी संयोजित रहती है। ठीक है, स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के बारे में हम लोगों ने क्या बताया था, अगर स्प्लिट फेज मोटर है मेरी बच्चों तो इस हिसाब से बनी है। ठीक है, ये मेरा क्या इस हिसाब से बना है। ठीक है, ये रोटर बना हुआ है। ठीक है, तो अब बताओ संयोजित रहती है कि नहीं रहती, इसमें एक सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगेगा या नहीं लगेगा, ये बताओ। सबसे पहली मोटर पढ़ाई थी मैंने, बताओ जी जल्दी, सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा होता है या नहीं लगा होता। नो सर। ठीक है, तो ये डायग्राम कैसे बनाया हम लोगों ने, ये बना दिया जी रोटर। डायग्राम से ही सारी सारी चीजें याद रखना, ध्यान रखना। कोई भी मोटर हो मेरी, सेंट्रीफ्यूगल स्विच तो उसके अंदर लगा ही लगा है। ठीक है, परमानेंट कैपेसिटर में नहीं लगा, बाकी सब में लगा है, ध्यान रखना। ठीक है, ये दे दी मैंने सिंगल फेज सप्लाई, ये है स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये है रनिंग वाइंडिंग। ठीक है, अब क्वेश्चन के हिसाब से पढ़ो, डायग्राम तुम्हें याद होगा, अगर डायग्राम याद होगा तो कर पाओगे। क्या स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग पूर्ण गति पर भी चलता है। देखो जब तक मोटर मेरी 75% स्पीड पकड़ती है ना बच्चों, उस टाइम तक तो मेरी स्टार्टिंग वाइंडिंग काम करती है। जैसे ही क्या हो गया 75% से ज्यादा होगी ना स्पीड, तो ये क्या कर देगा, सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या कर देगा, स्टार्टिंग वाइंडिंग को बाहर कर देगा। तो भैया ये क्या क्या बोलेगा कि अब ये स्टार्टिंग वाइंडिंग काम नहीं करेगी, अब मेरी मोटर सिर्फ रनिंग वाइंडिंग पे काम करेगी। ठीक है, तो स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में स्टार्टिंग वाइंडिंग फुल स्पीड पर संयोजित नहीं होती है, क्योंकि मोटर द्वारा पूर्ण गति प्राप्त कर लेने से ही पूर्व ही एक स्वचालित सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा स्टार्टिंग वाइंडिंग को हटा दिया जाता है। और ये स्पीड कितनी होती है, 75%। कोमल सीमा विजेंद्र लगा है सर जी, लगा है सर जी, नहीं लगा रहेगा बच्चा, हटा दी जाएगी बाइंडिंग सेंट्रीफ्यूगल स्विच के द्वारा। पहला पेज निकालो आपने, जो नोट्स बनाया उसमें अपन एक सेंट्रीफ्यूगल ये बाइंडिंग बनाई होगी जिसमें स्प्लिट फेज है। ठीक है, परमानेंट कैपेसिटर मोटर जो होगी वहां पर हम बात कर सकते हैं। ठीक है, जो परमानेंट कैपेसिटर जो मोटर होती है, ठीक है, उसमें कर सकते हैं अपन। तो उसके अंदर क्या होता है, मेरा बंद नहीं होता, उसके अंदर सेंट्रीफ्यूगल स्विच नहीं लगा होता, बाकी सारियों में सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगेगा। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है तुम्हारा डाउट, पुरानी की जो चीजें पढ़ी है वो सारी की सारी आई होप की क्लियर हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर जो होती है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है कि स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में यदि स्टार्टिंग वाइंडिंग को भी संयोजित ना किया जाए तो क्या होगा। ठीक है, ये कुछ चीजें हैं जो आपको ऑब्जेक्टिव में मिलेगी, जो चीज मैंने नहीं बताई होगी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि अगर स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में यदि स्टार्टिंग वाइंडिंग को ना हटाया जाए तो स्टार्टिंग वाइंडिंग ज्यादा गर्म हो जाएगी, और ज्यादा गर्म होने के बाद क्या हो जाएगी, जल सकती है। तो ये ना जले इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, ये काम किया जाता है। ठीक है, वाइंडिंग ना जले इसके लिए क्या किया जाता है, स्टार्टिंग वाइंडिंग को हटा दिया जाता है स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर में। ठीक है, क्लियर है। और ये चीजें आई होप कि तुम लोग पहली बार ही पढ़ रहे हो बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि एक मोटर के बंद होने पर यदि कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन, एक मोटर के बंद होने पर यदि
कैपिस्टर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर का अपकेंद्रीय स्विच, अपकेंद्रीय का मतलब क्या है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच, पुनः बंद होना विफल हो तो मोटर पुनः चालू किया जाए तो क्या होगा। ठीक है, ये इलेक्ट्रीशियन 2008 में आया हुआ क्वेश्चन था। तो क्या होगा, तो भैया मोटर मेरी स्टार्ट भी नहीं होगी। ठीक है, तो ध्यान रखना कि इस स्थिति में मोटर को पुनः चालू किया जाए तो मोटर का प्रयास विफल होगा और मोटर क्या है, स्टार्ट नहीं होगी। ध्यान रखना, मोटर क्या होगी, अब स्टार्ट नहीं होती। क्लियर है। अब केंद्रीय स्विच का मतलब क्या है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। ठीक है, संपर्क पुनः बंद होना विफल हो जाता है, मतलब वापस ना लगे। ठीक है, तो क्या मोटर मेरी दोबारा चालू होगी, तो मोटर दोबारा चालू नहीं होगी। नेक्स्ट है कि शेडेड पोल मोटर की क्या विशेषता होती है। तो शेडेड पोल मोटर क्या होती है, एक तो कांस्टेंट स्पीड इसकी विशेषता है जी, ध्यान रखना कि कांस्टेंट स्पीड जो होती है वो क्या होती है, इसकी विशेषता होती है। दूसरा क्या होता है कि इसका जो स्टार्टिंग टॉर्क होता है वो भी क्या होता है, कम होता है। ठीक है, यूज कहाँ पे करते हैं, तो घड़ी में, हेयर ड्रायर में, रिकॉर्डर में, प्लेयर में आदि में यहाँ पर इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, एफएचपी यूनिवर्सल मोटर के क्षेत्र ध्रुव का निर्माण एफएचपी डीसी श्रेणी मोटर से भिन्न होता है, क्या अंतर होता है। तो यहाँ पर आप लोगों को एफएचपी मोटर के बारे में बताया गया है जो हम लोगों ने नहीं पढ़ा, तो यहाँ से तुम्हारा एफएचपी मोटर भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एफएचपी मोटर के क्षेत्र में ध्रुव का निर्माण एफएचपी डीसी श्रेणी मोटर से भिन्न होता है। यूनिवर्सल मोटर को एसी आपूर्ति से भी चलाया जा सकता है, जबकि डीसी श्रेणी मोटर को एसी से प्रचालित किया जा सकता है। ठीक है, डीसी आपूर्ति पर अंतर बता रहे हैं इसके बारे में। नेक्स्ट है कि इस अंतर की क्या आवश्यकता है, तो यहाँ पर दिया है कि डीसी आपूर्ति पर क्षेत्र ध्रुवों की ध्रुवता निश्चित होती है। नंबर मतलब पोलों की जो जैसे एन हो गया, एस हो गया, पोल क्या होते हैं इसमें बच्चों, फिक्स होते हैं। जबकि एसी में क्या होता है, पोल मेरे जो होते हैं वो फिक्स नहीं होते। ठीक है, परिवर्तित होते रहते हैं। इसलिए ध्रुव कोड का निर्माण सिलिकॉन स्टील की क्या बोलते हैं इसको, आलेपित पत्तियों से किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर एफएचपी मोटर के बारे में बताया गया। नेक्स्ट बात करते हैं, एक चित्र दिखाया गया है तुम्हें यहाँ पे। तो चित्र में यूनिवर्सल मोटर का वेग यानी कि स्पीड कंट्रोल की क्षेत्र टेपिंग विधि दर्शाई गई है। स्विच किस अवस्था में वेग खालिस्तान होगा। बताओ जी। अब यहाँ पे ना तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए, अगर तुम लोग पूछते हो तो तुम्हारे माइंड में आना चाहिए, लेकिन अगर तुम लोग नहीं पूछते तो फिर कोई फायदा नहीं है। इस मोटर का तुम लोगों ने कभी नाम भी नहीं सुना होगा ना, एफएचपी। एफएचपी चीज क्या होती है, सुना है कभी, नहीं सुना, लेकिन तुम लोगों ने पूछने की हिम्मत भी नहीं करी जी कि एफएचपी चीज क्या होती है। तो ये होती है बच्चों फ्रिक्शनल, फ्रिक्शनल यानी घर्षण के हिसाब से फ्रिक्शनल हॉर्स पावर। मैं यही देख रहा था कि तुम लोग कितने एक्टिव बैठे हो। ठीक है, कि जी ये एफएचपी चीज क्या होती है, तो ये होती है फ्रिक्शनल हॉर्स पावर मोटर। पर तुम लोगों के माइंड में पता नहीं क्या चल रहा है, चीजें तुम्हें समझ नहीं आ रही या कुछ और, या तुम लोग इंटरेस्ट ही नहीं ले रहे इस चीज में कि भैया ये चीज होती क्या है। जब तक किसी चीज को जड़ से नहीं जानोगे तब तक कुछ पता नहीं लगेगा। कम से कम नाम तो पता हो, फुल फॉर्म तो पता होनी चाहिए। ठीक है, जल्दी लिखो एफएचपी की फुल फॉर्म। तो एफएचपी की फुल फॉर्म क्या होती है, फ्रिक्शनल हॉर्स पावर मोटर होती है। ठीक है, पहली बार सुनी है सर, बिल्कुल पहली बार सुनी है, तभी तो बता रहा हूं। बहुत ऐसी चीजें हैं जो तुम पहली बार सुनोगे बच्चों। ठीक है, तो इसको बोलते हैं फ्रिक्शनल हॉर्स पावर मोटर। ठीक है, ये हिंदी कुछ ज्यादा ही आएगी यार, है ना। ये पैटर्न होता है निम्मी। ठीक है, निम्मी, हिंदी इसमें कुछ ज्यादा ही है तो दिक्कत करती है थोड़ी सी। चित्र में एक यूनिवर्सल मोटर के वेग नियंत्रक मतलब स्पीड कंट्रोल की क्षेत्र टेपिंग, ठीक है, फील्ड टेपिंग मेथड के बारे में बात कर रहा है, दर्शाई गई है। स्विच किस अवस्था में वेग कम या ज्यादा करेगा। ठीक है, कौन सी कंडीशन होगी जिसमें मेरा क्या है, स्विच स्पीड को कम करेगा, और कौन सी कंडीशन होगी जिसमें मेरा, सर कॉल कर लेना आज तो प्लीज। ठीक है, आज कॉल करूंगा, जिन 3-4 बच्चों ने मुझे दिया था नंबर, मैं उनको करूंगा कॉल करने की कोशिश। ठीक है,
तो यहां पर क्या है, इसने ये पूछा है कि कौन से में क्या है कि स्पीड ज्यादा होगी और कौन सी कंडीशन में स्पीड जो है वो कम होगी। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन भी क्या दिया है बच्चों की स्विच ए की स्थिति में पहले जैसा ही वेग रहेगा, यहां पर क्या रहेगा, वेग पहले जैसा ही रहेगा। और स्विच सी की स्थिति में अगर मान लो कि इस साइड लेके जाता हूं मैं, ठीक है, तब तो मेरा वेग क्या रहेगा, पहले जैसा ही रहेगा। अगर बी को मैं इस साइड लेके जाता हूं तो वेग क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपसे जरूरी बात करनी है सर, कितने दिन हो गए मैं बोल रहा हूं। एक्चुअल में ना यार बिजी हो गया था मैं, कल हम लोग चले गए थे, जैसे आप लोगों को बताया, आपके लिए एक खुशखबरी भी लेके आए थे कि एलएम का पेपर जो है वो आपका 13 नवंबर को फिक्स है। तो वहां हम लोग चले गए थे, सारा दिन हो गया था। उसके पहले भी हम लोग जहाँ पे चले गए थे, ठीक है, और इससे पहले मेरा ये आ गया था कि छोटे भाइयों का एग्जाम था तो मुझे घर जाना पड़ गया था, इसलिए नहीं कर पाया। कोई बात नहीं, करूंगा बच्चे मैं तुझे, ठीक है। तो स्विच ए की स्थिति में क्या रहेगा, वेग बच्चों पूर्व वेग के समान ही रहेगा। और स्विच सी की स्थिति में अगर हम लोग जाते हैं तो उस कंडीशन में वेग क्या हो जाएगा, यानी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो कि एक यूनिवर्सल मोटर के वेग नियंत्रण यानी यूनिवर्सल मोटर के स्पीड कंट्रोल की फील्ड टेपिंग मेथड दिखाई गई है। ये क्या है, फील्ड टेपिंग मेथड है। स्विच को किस अवस्था में कौन सा वेग होगा, अगर मान लो ए साइड जाते हैं तो वेग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और अगर सी साइड जाते हैं तो वेग पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो ए साइड जाएंगे तो क्या होगा, वेग सेम ही रहेगा। अगर सी साइड जाता हूं मैं तो वेग मेरा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि मिक्सर ग्राइंडर में कौन सी मोटर प्रयोग की जाती है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि मिक्सर ग्राइंडर में हम लोग कौन सी मोटर यूज करते हैं। तो मिक्सर ग्राइंडर में बच्चों यूज करते हैं यूनिवर्सल एसी मोटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं विद्युत पंखों में किस मान के कैपेसिटर का प्रयोग करते हैं। तो यहां पर आप लोग 2.5 माइक्रोफैराड का करते हो, लेकिन इसने लिख रखा है कि 1.5 से 2। तो यहां पे मैं ये मानता हूं कि 2 से 2.5 माइक्रोफैराड। ठीक है, 2 से 2.5 माइक्रोफैराड मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, आइडियल क्या होगा, 2.5 माइक्रोफैराड होगा। ठीक है, चलिए क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन इसने दिया है कि इस चित्र में कौन सी मोटर दिखाई गई है, बताओ भाई। यहां नीचे तुम लोगों को कुछ नहीं देखना, तुम्हें सिर्फ यही बताना है कि इसमें कौन सी मोटर जो है वो दिखाई गई है। निम्मी पैटर्न की पीडीएफ है मेरे पास, ऑब्जेक्टिव टाइप की, सेंड करूं सर? कोई बात नहीं, कर सकते हो तुम, कर देना। चलो बताओ कि कौन सी मोटर दिखाई गई है। ऐसे डायग्राम भी दे देंगे, ये एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है और आई होप कि आए हुए भी होंगे। ठीक है, आए हुए भी होंगे। तो ये क्या है बच्चों, कैपेसिटर लगा हुआ है, इसमें सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है। ठीक है, तो कौन सी मोटर हो सकती है, तो ये होगी बच्चों मेरी कैपेसिटर स्टार्ट मोटर, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल स्विच से बाद में मैं क्या कर दूंगा, कैपेसिटर बंद कर दूंगा। तो चित्र में दर्शाई गई मोटर कौन सी है, मेरी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर है। ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट से ही चलेगी, ध्यान रखना। यदि सेंट्रीफ्यूगल स्विच खुला रह जाता है तो मोटर पुनः ऑन करने पर वह चालू नहीं होगी, क्योंकि कैपेसिटर परिपथ खुला रह जाने से फेज स्प्लिट नहीं हो पाएगा। तो यहां से एक चीज तुम्हें समझ आ जाएगी बच्चों कि कैपेसिटर जो है मेरा वो क्या करेगा, फेज स्प्लिट का भी काम करेगा। कैपेसिटर क्या काम करेगा, दो काम बताए थे, एक तो पावर फैक्टर सुधारेगा, स्टार्टिंग टॉर्क भी बढ़ाएगा, ठीक है, प्लस फेज स्प्लिट करने का काम भी कौन करेगा, मेरा कैपेसिटर ही करेगा, याद रखना। चलो नेक्स्ट देखते हैं, एक दोषित कैपेसिटर को बदलने के पश्चात, ठीक है, खराब कैपेसिटर को बदलने के पश्चात पंखे का मोटर निर्धारित वोल्टेज से कम स्पीड पे घूमता है, क्या कारण है। और पंखे के क्या है, ब्लेड और बेरिंग दोनों सही अवस्था में है, इस दोष का कारण क्या हो सकता है। तो इसके दो रीजन हो सकते हैं। एक तो हो सकता है बच्चों रोटर रिंग खुला हो सकता है, दूसरा होता है वाइंडिंग में शॉर्ट सर्किट हो सकता है। कि वाइंडिंग क्या हो सकती है, वाइंडिंग में आंशिक शॉर्ट सर्किट, ठीक है, थोड़ा सा शॉर्ट सर्किट हो सकता है, आंशिक शॉर्ट सर्किट। तरीका समझ आ रहा है, पढ़ाने का तरीका ठीक लगा, मुझे लगता है कि तरीका अच्छा लगा होगा। कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर, बिल्कुल ठीक बात है जी, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन रन मोटर ही होगा बच्चों, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल स्विच से हम लोग क्या कर देते हैं, कैपेसिटर को बंद कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है तुम्हें, पूरी की पूरी थ्योरी बना रखी है ये,
एक सिंगल फेज एसी मोटर में अपकेंद्री स्विच का क्या काम होता है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच का काम, ठीक है, सिंगल फेज मोटर में। तो वही चीज है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच क्या काम करेगा, अगर कैपेसिटर स्टार्ट या कैपेसिटर मोटर की बात करें तो स्टार्टिंग जो वाइंडिंग होती है, ठीक है, या कैपेसिटर को हटाने का काम कौन करेगा, मेरा यही करेगा। तो एकल कला एसी मोटर में अपकेंद्री स्विच एकल कला यानी सिंगल फेज मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है। मोटर के द्वारा प्राप्त घूर्णन गति प्राप्त कर लेने पर यह गति जनित अपकेंद्री बल से ऊपर उठकर ऑफ हो जाता है और मोटर केवल रनिंग वाइंडिंग पर कार्य करती है। इस प्रकार रनिंग वाइंडिंग को पर्याप्त धारा और पूरा भार उठा लेने में सुगमता होगी, ठीक है, ध्यान रखना। तो यहाँ पर अपकेंद्री स्विच का पूरा वर्णन दिया, जो मैंने तुम लोगों को लिखवाया नहीं होगा लेकिन बोल के जरूर बताया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दिया है बच्चों कि यदि आपूर्ति वोल्टता को यानी कि सप्लाई वोल्टेज को, यहां पर क्या बोला है, सप्लाई वोल्टेज को निर्धारित मान से कम कर दिया जाए तो स्थायी कैपेसिटर मोटर की स्पीड पे क्या फर्क पड़ेगा, ठीक है। अगर वोल्टेज आप कम कर देंगे, रेजिस्टेंस लगा रखा है ना हम लोगों ने, जैसे रेजिस्टेंस बढ़ा देते हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ाने से रेगुलेटर क्या काम करता है, रेगुलेटर है मेरा, रेगुलेटर क्या काम करता है, सप्लाई वोल्टेज को कम ही करता है, ध्यान रखना। ये क्वेश्चन आया हुआ है भाई, ध्यान रखना, सप्लाई वोल्टेज को कम करता है। और जब ये सप्लाई वोल्टेज को कम करेगा, हाँ जी, ऑन ऑफ करने को काम आता है, पर वाइंडिंग भी हटाता है, ध्यान रखना। तो यहां पर क्या दिया है, यदि सप्लाई वोल्टेज कम दे देंगे तो मोटर की स्पीड पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो सप्लाई वोल्टेज कम करने से मोटर की स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ध्यान रखना। कौन से में, स्थायी कैपेसिटर मोटर में। जो अपने छत के पंखे वगैरह होते हैं, याद रख लेना कि रेगुलेटर क्या काम करता है, रेगुलेटर यही काम करता है कि जो अप्लाइड वोल्टेज होती है, जो हम उसको सप्लाई वोल्टेज देते हैं, उसका मान क्या कर देता है, वो कम कर देता है। नेक्स्ट दिया है कि रिपल्सन स्टार्ट मोटर की क्या विशेषता होती है, रिपल्सन स्टार्ट मोटर की। तो रिपल्सन स्टार्ट मोटर की विशेषता यह है कि इसका स्टार्टिंग टॉर्क बच्चों क्या होता है, ज्यादा होता है, स्टार्टिंग करंट क्या होता है, इसका कम होता है, घूर्णन गति बढ़ाने पर टॉर्क भी बढ़ जाता है, और उपयोग इसका कहां पे करते हैं, क्रेन आदि में करते हैं, ठीक है, क्रेन आदि में हम लोग क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। काफी अच्छी चीज लगी मुझे ये, और मुझे पढ़ाने में मजा भी आ रहा है क्योंकि सारी की सारी चीजें तुम्हारी है वो बड़े अच्छे से क्लियर हो रही है इसमें। चलिए नेक्स्ट दिया है कि स्टेपर मोटर को यूनिपोलर मोटर क्यों कहा जाता है। स्टेपर मोटर मतलब, यूनिपोलर का मतलब होता है एक पोल वाली, ठीक है, बाईपोलर का मतलब होता है दो पोल वाली, ठीक है। तो यूनिपोलर मोटर क्यों कहा जाता है इस चीज को, ये चीजें हम लोगों ने नहीं पढ़ी, इसलिए मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूं कि ऑब्जेक्टिव अगर मान लो यहां से आ जाए, हम लोगों ने एसी मोटर के बारे में पूरा पढ़ लिया, सिंगल फेज मोटर के बारे में, लेकिन ये चीज हम लोग नहीं पढ़ पाए, ठीक है, कोई भी टीचर नहीं पढ़ा पाता बच्चों, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपकी ऑप्शन से क्लियर होती है, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना कि स्टेपर मोटर को यूनिपोलर मोटर क्यों कहा जाता है, कारण बताओ भैया। तो स्टेपर मोटर में प्रयुक्त दोनों वाइंडिंग को एकांतर क्रम में उत्तेजित किया जाता है, अर्थात एक समय पर केवल एक वाइंडिंग ऑन अवस्था में होगी तथा दूसरी वाइंडिंग क्या होती है, ऑफ अवस्था में होती है। अगर यहां से क्वेश्चन आ जाए कि कौन सी मोटर है जिसमें एक टाइम पर केवल एक वाइंडिंग ऑन कंडीशन में होगी और एक वाइंडिंग ऑफ कंडीशन में होगी, तो वो मोटर कौन सी होगी, मेरी स्टेपर मोटर होगी। ये भी इंपॉर्टेंट बनता है यहां से, ठीक है। तो स्टेपर मोटर के बारे में ये क्वेश्चन भी अपना इंपॉर्टेंट बनता है, क्लियर है। यहां तक कुछ पूछना है किसी को, एनीवन, ठीक है। मुझे बड़ा अच्छा तरीका लगा भाई दोस्तों ये पढ़ाने में, क्योंकि चीजें तुम्हारी क्लियर भी हो रही है, सारी की सारी चीजें रिपीट हम लोग साथ साथ में कर ही पा रहे। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। तो यहां पर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है माय डियर फ्रेंड्स आप लोगों के लिए। तो इसके बारे में देखते हैं कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव ऐसी होती है कि वह ऐसी धारा स्थापित करने का प्रयास करता है जो उस गति अथवा चुंबकीय पुंज परिवर्तन का विरोध करती है जिसके कारण विद्युत वाहक बल पैदा हुआ है। किसका नियम है, डीसी मोटर में पढ़ा था लेंज का नियम। बाप बेटा क्या करता है, बाप का विरोध करता है, बेटा बाप का विरोध करता है, मतलब जिसके कारण वह पैदा हुआ है उसका ही क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। और जहां पे ऐसा नाम आ जाए कि जिसके कारण विद्युत वाहक बल पैदा हुआ है वो उसी का विरोध कर रहा है, तो वो का क्या आएगा, मेरा लेंज का नियम आएगा। याद रखना कि वो हमेशा ही कौन सा नियम आएगा बच्चों, लेंज का नियम आएगा, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं कि भारत में सिंगल फेज मोटर के लिए सप्लाई कितनी होती है। तो यहां पर आप लोगों को ±5 हर्ट्ज दे रखा है,
ठीक है। और ये चीज क्या हो सकती है अगर प्लस माइनस 3% तक या 2% तक होती है, ठीक है। 50 हर्ट्ज प्लस माइनस 2% तक होती है जी, या 3% तक मिल सकती है, लेकिन इसने 5% दे रखा है तो आपको 5% से ही करना पड़ेगा। सप्लाई वोल्टेज बताइए कि इंडिया में कितनी हो सकती है। तो इंडिया में सप्लाई वोल्टेज अगर मैं 50 का 3% करूं बच्चों, तो 50 का 3% कितना होता है, मतलब 1.5 और हो गया। यानी ये हो सकती है 48.5 भी, और ये हो सकती है मेरी 51.5 भी, ठीक है। 3% होता है, ठीक है। तो सप्लाई वोल्टेज कितनी हो सकती है, फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है, 48.5 भी हो सकती है बच्चों, और 51.5 भी हो सकती है। सर इस टाइप से पढ़ाओ क्योंकि इससे नॉलेज ज्यादा मिलती है और बोरिंग भी नहीं होते। ठीक है, ओके। सर 25 क्वेश्चन आएंगे इलेक्ट्रिकल के, चेयरमैन ने कहा है। इस पे आपको क्या लगता है, फिक्स है या ज्यादा आ सकता है? नहीं, 40 ही क्वेश्चन आ जाएंगे। मैं भी गया हुआ था, पर चेयरमैन सर ऐसे बता रहे थे कि भैया कि 25% तो आपके हरियाणा जीके के आएंगे, ठीक है। और 40% मैं मान के चलता हूँ कि 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ कि 40 क्वेश्चन आएंगे, टेंशन ना लो इस चीज की। क्योंकि राजेश जी ने वो बात बोली भी थी कि जी 40 क्वेश्चन आते हैं, तो उन्होंने बोला कि 40 का तो मैं कुछ कह नहीं सकता, पर हाँ परसेंटेज के हिसाब से आएंगे, लेकिन एडवर्टाइजमेंट के हिसाब से 40% आपके टेक्निकल के क्वेश्चन पक्का आएंगे, ठीक है। तो टेंशन मत लेना कि 40% नहीं आएंगे, आएंगे। नेक्स्ट दिया है कि स्प्लिट फेज मोटर को स्टार्ट करने के लिए रनिंग तथा स्टार्टिंग वाइंडिंग दोनों को कैसे लगाया जाता है। तो भैया इसको क्या करते हैं आप समांतर में लगाते हैं। तुम लोगों ने देखा ही होगा कि जैसे ये वाइंडिंग जा रही है मेरी, एक ये वाइंडिंग आ गई, ठीक है, और एक ये वाइंडिंग आ गई, तो दोनों क्या है, एक दूसरे के क्या है, समांतर में लगी है। तो सिंपल सी बात है कि इसको हम लोग कैसे लगाएंगे, समांतर क्रम में लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट दिया है सिंगल फेज मोटर में प्रारंभिक वाइंडिंग यानी केवी संयोजित होने के पश्चात मोटर केवल किस पे काम करती है, रनिंग वाइंडिंग। रनिंग वाइंडिंग को क्या बोलते हैं, मैन वाइंडिंग, ठीक है। तो मोटर मेरी किस पे काम करेगी, मैन वाइंडिंग पे काम करेगी। क्लियर है, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट, एनीवन, कमेंट कर देना। चलिए नेक्स्ट दिया है कि भैया ये मेरी कौन सी मोटर दिखाएगी, ये बताओ मुझे। ये केंद्र स्विच लगा है यहाँ पे, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग लगा दी। जरूरी नहीं है स्टार्टिंग वाइंडिंग आप यहीं लगाए, जरूरी नहीं है बच्चों, क्योंकि ये क्या है, सेंट्रीफ्यूगल स्विच के सीरीज में लगी हुई है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगल स्विच के सीरीज में लगी हुई है, चाहे यहाँ लगा दे चाहे यहाँ लगा दे, यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है, दोनों बराबर ही चीज है, ठीक है। तो कौन सा, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा है और ये लगा है, तो भैया ये मेरी क्या है, स्प्लिट फेज मोटर है, नाम से ही पता लग रहा है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट, छोटी मोटर में प्रयुक्त कैपेसिटर का मान कितना होता है। तो ये दिया है कि 100 माइक्रोफैराड से कम होता है। पिकोफैराड तो बहुत ज्यादा कम हो गया, ठीक है। सैकड़ों फैराड तो मतलब 100 पे आ गया। क्लियर, समझ नहीं आया यार क्या बोल रहा है दारा सिंह, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, 100 माइक्रोफैराड से कम होगा। चलिए नेक्स्ट अब बात करते हैं यहां पर कि एक सैचल विद्युत ब्लोअर में किस प्रकार की मोटर प्रयोग करते हैं। ब्लोअर में तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर यूज करते हैं, बस इसी हिसाब से आएंगे क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि छत के पंखों का एक समूह है जीर्णोद्वार के बाद फिर से लगाए गए, मतलब क्या है कि खराब हो गए, उनको सही करके दोबारा लगाया गया। इनमें से दो पंखों में डगमगाहट यानी कि वोबडिंग हो रही है, तो डगमगाहट किस कारण से हो सकती है। तो भैया इसका क्या हो गया कि टोरक बदल गया, पंखे का टोरक बदलने के कारण क्या हो सकती है, डगमगाहट हो सकती है। तो ये चीजें भी पढ़ लेना, ठीक है। और पंखे की फ्लक ब्लेड भी मतलब हो सकता है कि अगर बांकी टेढ़ी होगी हुआ तो भी कारण भी हो उसका जुगाड़, ठीक है। पर यहाँ पर ब्लेड बदल गए हैं, बदल गए का मतलब कुछ नहीं होता, ठीक है। घूर्णन दिशा बदलने से तो क्या हो जाएगा, उल्टी घूम सकती है। बेरिंग बदल गया तो बेरिंग बदला ही तो है, ठीक है। अगर पंखे का टोरक बदल गया ना तो उस कंडीशन में क्या हो सकता है, ऐसा हो सकता है। चलिए नेक्स्ट दिया है कि भैया रिपल्सन मोटर जो है, रिपल्सन मोटर है मेरी यहाँ पर, तो प्रेरण मोटर को चलाते समय ब्रश कहां पे होते हैं। तो ये दिया है कि दिक् परिवर्तक यानी कम्यूटेटर से उठेंगे और यांत्रिकता से दिक् परिवर्तक लघुपथ हो जाएंगे, मतलब जो है कम्यूटेटर क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया है कि स्लिप-रिंग मोटर का पावर फैक्टर 0.8 से कितना हो सकता है। स्लिप-रिंग मोटर का पावर फैक्टर तो 0.8 से 0.9 तक हो सकता है। और एक चीज और ध्यान रखना इसमें, क्या चीज हो सकती है, हमारे जो पंखे होते हैं छत वाले वो कितने पे चलते हैं बच्चों, तो ये चलते हैं 0.8 पावर फैक्टर पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
निम्न में से किस कैपेसिटर मोटर में सेंट्रीफ्यूगल स्विच का प्रयोग नहीं किया जाता? कौन सी कैपेसिटर मोटर है? तो परमानेंट कैपेसिटर मोटर है। परमानेंट कैपेसिटर मोटर का डायग्राम ये लो मालिक, परमानेंट कैपेसिटर बना दिया, एक ये वाइंडिंग आ गई मेरी। तो इसमें हम लोगों ने क्या है, ये सिंगल फेज सप्लाई दे दी। तो इसमें मैंने क्या है, किसी भी प्रकार का कोई कैपेसिटर यूज नहीं किया। ठीक है, ये स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये रनिंग वाइंडिंग। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हम लोगों ने किसी भी प्रकार का कोई सेंट्रीफ्यूगल स्विच यूज नहीं किया। तो डायग्राम याद है तो बना पाओगे, अगर डायग्राम याद नहीं है तो नहीं बना पाओगे। ठीक है, डायग्राम याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। क्लियर है? नेक्स्ट है, निम्न में से किस मोटर में दो कैपेसिटर समांतर क्रम में लगाए जाते हैं? ठीक है, किस में दो कैपेसिटर समांतर क्रम में लगाए जाते हैं? तो कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर, डायग्राम से याद रहेगा तुम्हें चीजें। देखो, एक ये लगाया भैया, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा दिया। ठीक है, एक ये वाइंडिंग कर दी, ये रोटर लगा दिया, यहां पर एक कैपेसिटर और लगा दिया। ठीक है, तो ये स्टार्टिंग वाइंडिंग, ये रनिंग वाइंडिंग। ठीक है, और ये मेरा क्या है, रोटर लगा दिया। क्लियर है चीज? तो डायग्राम याद करो, डायग्राम से सारी सारी चीजें निकल जाएगी तुम्हारी। बताओ जी, यहां तक किसी बच्चे को कोई डाउट? आई होप कि किसी को किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा, अगर है तो वो बच्चा क्लियर कर सकता है। मेरी काफी क्वेश्चन आने की संभावना है, और इसमें क्वेश्चन भी मैंने मेरे ख्याल से 30-35 लिए हैं। तो थोड़ा सा टाइम लगा के बैठो, कोई बात नहीं। अगर मान लो आधा पौना घंटा में एक्स्ट्रा भी हो जाता है तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट दिया है, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के घूमने की दिशा, कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के घूमने की दिशा किसके द्वारा बदली जा सकती है? तो या तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मेन वाइंडिंग को बदल दूंगा, या ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ऑक्सिलरी वाइंडिंग को क्या बोला जाता है? स्टार्टिंग वाइंडिंग, स्टार्टिंग वाइंडिंग। ठीक है, नया नाम भी सुनने को मिला होगा तुम्हें, ऑक्सिलरी वाइंडिंग। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? स्टार्टिंग वाइंडिंग। या तो मेन वाइंडिंग के कनेक्शन बदल दूंगा, या स्टार्टिंग वाइंडिंग के कनेक्शन बदल दूंगा, जिससे क्या हो जाएगी, मेरी मोटर उल्टी सुल्टी दिशा में घूमना स्टार्ट कर देगी। चलिए नेक्स्ट दिया है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी मोटर यूज करते हैं? तो इसमें करते हैं, देखो ऑप्शन के हिसाब से पढ़ना है। डीसी सीरीज मोटर तो नहीं करते। यूनिवर्सल मोटर किस में यूज करते हैं तुम्हें भी पता है, और डीसी शंट मोटर तुम्हें भी पता है कि कहाँ पे यूज करते हैं। जैसे एक बच्चे ने पूछा था कि कहाँ करते हैं जी, तो इसका यूज करते हैं अपन डीसी शंट मोटर का लिफ्ट वगैरह के अंदर, और जहां पे ज्यादा स्टार्टिंग टॉर्क की जरूरत पड़ती है, जैसे क्रेन वगैरह जो सिस्टम हो गया, तो वहां पर सीरीज मोटर का यूज करते हैं। मिक्सर वगैरह के अंदर हम लोग किसका यूज करते हैं बच्चों? यूनिवर्सल मोटर का। तो बची हमारी एक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, और सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में भी कौन सी मोटर आ गई बच्चे मेरे? तो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में ये मोटर आ गई, कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन मोटर। बहुत अच्छी क्लास है सर आज, थैंक यू दोस्त। बस तुम्हारा प्यार चाहिए, बाकी कुछ नहीं चाहिए, बाकी तो दुनियादारी मोह माया है सारी। ठीक है, चलिए आई समझ। तो कैपेसिटर स्टार्ट और कैपेसिटर रन टाइप की जो मोटर होगी वो क्या करेगी, काम आएगी। नेक्स्ट है कि परिवर्ती मोटर कौन सी है निम्न में से? ठीक है, रिवर्सेबल, उल्टी सुल्टी कोई भी घूम सकती है। तो एक तो यूनिवर्सल मोटर है बच्चों, और एक यहाँ पे क्या है, कैपेसिटर स्टार्ट स्प्लिट फेज मोटर है, ये रिवर्सल मोटर भी है। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन हम लोगों ने क्लास में नहीं पढ़े, लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये सारे के सारे पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर अब इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया तो नहीं छोड़ोगे अब तो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में बड़ा फायदा मिलने वाला है तुम्हें, तभी बोलता हूं कि कोई भी ऑब्जेक्टिव की बुक खरीदो और वहां से करो ये। ठीक है, और सोमवीर सिंह पूछ रहे सर कौन सी बुक है ये? आईटीआई की कोई बुक ले ले, सभी में मिल जाते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ठीक है, कोई भी बुक ले ले। नेक्स्ट दिया है कि यदि एक डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई से जोड़ा जाएगा तो क्या होगा? बताओ जी, अगर एक डीसी सीरीज मोटर को एसी सप्लाई से जोड़ूंगा तो क्या होगा? ये मैं तुम लोगों पे छोड़ता हूं क्वेश्चन, बताऊंगा मैं ही, लेकिन तुम पे छोड़ता हूं मैं। बताओ, जल्दी करो जल्दी, बता पाएंगे? तो शर्मा जी क्या बोलते हैं इसके बारे में? हमारा क्या कहना है? हमारा कहना है बच्चों दिस वन। ठीक है, स्पार्किंग भी क्या करेगा, ज्यादा करेगा, दक्षता भी क्या होगी, कम होगी, पावर फैक्टर भी क्या हो जाएगा इसका, कम पावर फैक्टर पे गति करेगा। चलिए नेक्स्ट क्या दिया है? तो नेक्स्ट तुम्हें क्वेश्चन दिया गया है बाल को,
ये हरे नील रंग। कैपिस्टर स्टार्ट मोटर में कैपिस्टर के श्रेणी क्रम में क्या लगाई जाती है कैपिस्टर स्टार्ट मोटर में? तो सिंपल सी बात है कि भैया स्टार्टिंग वाइंडिंग लगाते हैं। डायग्राम से याद रह जाएगी चीजें, अगर नहीं रहती तो तुम जानो तुम्हारा राम जाने। नेक्स्ट दिया है कि कॉइल वाइंडिंग मशीन में निम्न में से कौन सी मोटर प्रयुक्त की जाती है? तो ये करते हैं अपन कैपिस्टर स्टार्ट मोटर। आराम से देख लेना ये क्लास। कॉइल वाइंडिंग जो मोटर होती है उसमें हम लोग कौन सी मोटर यूज करते हैं? कैपिस्टर स्टार्ट मोटर यूज करते हैं। नेक्स्ट दिया है कि कैपिस्टर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क कितना होता है? तो कैपिस्टर स्टार्ट मोटर का कम होता है भैया स्टार्टिंग टॉर्क। ठीक है, ऑल ऑफ दीज बिल्कुल ज्यादा करंट लेगी, ज्यादा करंट भी लेगी माय डियर फ्रेंड, और सारी चीजें करेगी। देखो ज्यादा करंट भी लेगी, ठीक है, पावर फैक्टर भी क्या होगा, कम प्रगति करेगा, दक्षता भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, कई चीजें हो जाएगी इसकी। ठीक है, अगर ज्यादा, मैं भी शर्मा जी ही हूं, बहुत अच्छी बात है, बहुत शानी बात है तेरी। नेक्स्ट बात करते हैं कि कैपिस्टर स्टार्ट इंडक्शन मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क क्या होता है? तो कम होता है। सही बताया ना गुरुजी मनीष? हाँ जी मनीष सही बताया था बच्चे। नेक्स्ट है कि कैपिस्टर स्टार्ट मोटर का स्टार्टिंग वाइंडिंग में स्प्लिट फेज मोटर की अपेक्षा टर्नों की संख्या क्या होती है? कैपिस्टर स्टार्ट मोटर की स्टार्टिंग वाइंडिंग में स्प्लिट फेज मोटरों की अपेक्षा, तो स्प्लिट फेज मोटरों में क्या होती है? कम होती है, और इसमें क्या होगी बच्चे? ज्यादा होगी। ठीक है, तो आगे बढ़े, फिर थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ना। रुक क्यों चला है? बिल्कुल रुक के भी चलेगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि ये कौन सी मोटर है मेरी, ये कौन सी मोटर है? तो ये है मेरी कैपिस्टर इंडक्शन मोटर, ऑप्शन के हिसाब से ये दिया है। लेकिन क्या क्या पढ़ी थी हम लोगों ने मोटर? 4 प्रकार की। एक तो कैपिस्टर स्टार्ट मोटर, तो ये कैपिस्टर स्टार्ट टाइप की मोटर होगी, ध्यान रखना। यहां पर कैपिस्टर इंडक्शन मोटर ही दिया हुआ है, लेकिन ये क्या होगी बच्चों? कैपिस्टर स्टार्ट मोटर होगी। ठीक है, अधिक टाइम पास चल रहा है, बड़ी अच्छी बात है। जब तुम्हें सारी की सारी चीजें ऑब्जेक्टिव टाइप जब तुम्हें करवाई जा रही है तो तुम्हें लग रहा है कि टाइम पास चल रहा है। हमारे ऐसे बच्चे हैं जिनको नहीं आती, ठीक है, और टाइम पास हमारा सिर्फ, जैसे तुम लोगों ने कोर्स खरीद लिया, देन उसके बाद तुम्हें अगर एक्स्ट्रा में कोई चीज करवा रहा हूं मैं, तो तुम्हारे लिए ही करवा रहा हूं। जिसको नहीं पढ़ना वो बच्चा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, लेकिन बच्चों की डिमांड आई कि सर ऐसी चीज कराओ जिसमें हमारे ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाए, तो उसी बेस पे ये चीज करवाई जा रही है। ठीक है, तो प्लीज अपना ज्ञान अपने पास रखें, और जिसको ज्यादा ज्ञान है वो जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट है कि यदि आपूर्ति वोल्टेज निर्धारित मान से कम कर दिया जाए, ठीक है, तो स्थायी कैपेसिटर मोटर की घूर्णन गति क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ये चीज हम लोगों ने पहले भी पढ़ी थी कि अगर मान लो कि वोल्टेज का मान मैं कम कर दूंगा, जो मेरा रेगुलेटर होता है वो क्या करता है? वोल्टेज का मान ही कम करता है। ये क्वेश्चन पूछा गया है कई बार, बस आप लोगों को आइडिया लगाना है कि कहां से कैसे कोई बात फंस रही है। ठीक है, तो स्पीड क्या हो जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सिंगल फेज मोटरों की सुरक्षा के लिए फ्यूज निर्धारण, क्या लिखा है इसने? फ्यूज निर्धारण के 3 गुना के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो चालू करने वाली धारा के, ये चीज हम लोगों ने पूरा पढ़ा था कि भैया जो स्टार्टिंग वाइंडिंग जो होती है सिंगल फेज मोटर में, अगर मैं बात करूं तो फ्यूज निर्धारण क्या होना चाहिए कि स्टार्टिंग में करंट क्या रहती है? 3 गुना ज्यादा लेती है, तो फ्यूज का मान भी क्या होना चाहिए? 3 गुना ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि संधारित्र स्टार्ट यानी कि कैपेसिटर स्टार्ट मोटर में प्रयुक्त संधारित्र किस प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो ये संधारित्र वगैरह के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि भैया एक सेरामिक होता है या कुछ और होता है। तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर के अंदर जो मेरा कैपेसिटर लगा होगा वो कैसा होगा? इलेक्ट्रोलाइट टाइप का होगा। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट टाइप का होगा। सर कुछ लोगों के भौंकने की आदत होती है, नंबर क्लास चल रही है, पता नहीं सर दुनिया में ऐसे ऐसे लोग कब सुधरेंगे सर? देखो मेरा काम है बच्चों तुम्हें अच्छे से चीज पढ़ाना, क्योंकि तुम लोगों ने थ्योरी पढ़ ली, पर मैं गारंटी ले सकता हूं कि अगर मान लो यहाँ पर मैं 33 क्वेश्चन की अगर मैं ये पीडीएफ लेके आया हूँ, कुछ लेके आया हूँ, तो इसमें से 15 से 20 क्वेश्चन तुम कर सकते थे मेरे बिना बताए, अगर मैं ये पीडीएफ से नहीं करवाता। अब तुम्हें सारी चीजें पता लग जाएगी कि पेपर में कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इससे तुम्हें सारी की सारी चीजें पता लग जाएगी। नेक्स्ट दिया है
विद्युत अपघटनी का मतलब क्या होता है बच्चों, जो इलेक्ट्रोलाइट वाला होता है, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, जिसमें तरल पदार्थ भरा होता है, उस टाइप का यूज करते हैं, ठीक है। तो जो अपने पंखे वगैरह के होते हैं उनके अंदर हम लोग क्या करते हैं, यही करते हैं, ठीक है। हाँ जी सर। बस सर 5-10 मिनट बांधो, जाना है आपको कहीं, बस 2-4 क्वेश्चन मान लो, बस हो गए। नेक्स्ट है, किसी स्थायी कैपेसिटर मोटर की सप्लाई ली गई धारा क्या होगी, तो वोल्टेज से क्या रह जाती है बच्चों, 90 डिग्री से क्या है, वोल्टेज को 90 डिग्री से कम से पीछे करेगा, ठीक है। नेक्स्ट दिया है, किसी परमानेंट कैपेसिटर मोटर में घूर्णन की दिशा को कैसे बदल सकते हैं, ठीक है, तो सहायक वाइंडिंग के सिरों को बदल दें, या तो ऑक्सिलरी वाइंडिंग बदल दूंगा मैं, या मेरी क्या है, रनिंग वाइंडिंग बदल दूंगा। नेक्स्ट दिया है कि सिंगल फेज कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर से चलने वाली मशीन का इस्तेमाल आर्द्र चक्की में होता है, आप कैपेसिटर को आर्द्र चक्की मोटर से कैसे संपर्कित करते हैं, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग के क्या करते हैं, श्रेणी क्रम में लगाते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा सा जल्दी है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है ये तो आप लोग कर ही लें, यहाँ तक 30 क्वेश्चन तक छोड़ते हैं बच्चों, और कल की क्लास में कुछ और क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूंगा आपको। नेक्स्ट दिया है, किसी कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन चलित मोटर में कैपेसिटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो पावर फैक्टर को सुधारने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या चीज दे रखी है तुम्हें, पावर फैक्टर को सुधारने के लिए। चलिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम में। नेक्स्ट दिया गया है कि फुल लोड पर ज्यादा पावर फैक्टर वाली सिंगल फेज मोटर का प्रकार होता है, तो ये क्या होती है मेरी, कैपेसिटर रन मोटर, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या आ जाएगा, कैपेसिटर रन मोटर। फुल लोड पर ज्यादा पावर फैक्टर वाली सिंगल फेज मोटर कौन सी होगी, कैपेसिटर रन मोटर। तो यहाँ पर मैंने तुम लोगों को 30 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी करवाए हैं। आशा करता हूं कि बच्चों चीजें तुम्हें समझ आई होगी। अगर क्लास तुम्हें अच्छी लगी तो प्लीज अपने दोस्तों को जरूर बताएं कि टेक्निकल का 1 महीने के बाद एग्जाम है, और ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस कोर्स को ज्वाइन करें, ठीक है, ताकि मुझे भी पढ़ाने में बहुत ज्यादा मजा आए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल की क्लास में, और ऐसी ही दांसू क्लास मैं कोशिश करूंगा लगातार रहूं तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो जैसे ही अपना चैप्टर कंप्लीट हो जाता है देन उसके बाद आपको मैं कुछ क्वेश्चंस भी करवाऊंगा ताकि आपको आइडिया हो जाए। चलिए मिलते हैं कल की क्लास में, थैंक यू सो मच, जय हिंद।